चलिए दोस्तों, आपका आज लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके कॉस्ट शीट के जैसी है, पर उसके बावजूद भी हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन। तो यही है, बजट के सेलियंट फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, बजट के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है बजट ऑफिसर की। इसको रटने के बजाय ये सोचिएगा कि यार बजट क्यों बनाया जा रहा है। एक ब्रॉड सेंस में सोचिएगा कि अच्छा कुछ ना कुछ हम प्लान करेंगे तभी तो हम एक्चुअल से कंपेयर कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे किसकी गलती की वजह से बजट से हमने डेविएट किया है। तो इसलिए जो है बजट बनाया जाता है। बजट जो है वो हम बनाना सीखेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये जो बजट मैनुअल की बात है जो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखवाई थी, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, ये सब मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखवाया था। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बट एक ब्रॉड सेंस में पढ़ सकते हैं कि अगर आए तो कुछ लिख सकें पॉइंट, रेदर देन कि आप इसे रटें कि 5 नंबर का आएगा तो यही 5 पॉइंट लिखने। दिस इज नॉट ऑडिटिंग, दिस इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। यू कैन राइट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। और हाँ, डेफिनेटली आपके कुछ पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए बुक से, तो वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं कि हर में से आपने 3-4 पॉइंट ही पढ़ लिए जो आपको ईजी लग रहे हैं। हाँ, ये सही है। अब देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल बजट क्या है, फिक्स बजट क्या है, वो आपको मैंने बताया भी है। पेज नंबर जो 14 है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रही है। अ फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7000 आवर्स दैट इज एट 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब इसको आप समझ रहे हैं, जब भी बजट बनता है तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल पे बन सकता है, और जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स पर बनते हैं उसे हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है 70% कैपेसिटी लेवल का दे रखा है कि फैक्ट्री को लगता है कि वो 7000 घंटे ऑपरेट करेंगे, जिसका मतलब है कि 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी है। यानी कि जो 100% होगा, 100% कैपेसिटी होगा उस पर्टिकुलर प्लांट का, फैक्ट्री का, वो होगा 10,000 आवर्स। मतलब पूरा जो है वो 10,000 घंटे चल सकती है। फिलहाल जो है फैक्ट्री का एस्टिमेट दे रखा है 7,000 आवर्स का, जो कि 70% कैपेसिटी लेवल पर चलने का है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों कि वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85% एंड 95% एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 85% एक्टिविटी पर पहुंच गए और 95% एक्टिविटी तक रहते हैं, उसके बीच में कहीं भी रहते हैं, तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 10% बढ़ जाएंगे एंड 20% बढ़ जाएंगे अगर 95% से क्रॉस आपने कर लिया है। कंस्ट्रक्ट अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 80, 90, 100% एक्टिविटी लेवल। फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है, यानी क्वेश्चन से ही देखकर आपको लिखना है। देखिए, जो बजटेड आवर्स हैं 70% कैपेसिटी के अगर 7000 हैं, यानी कि मान लेते हैं कि x इज द कैपेसिटी लेवल, टोटल कैपेसिटी लेवल मल्टीप्लाई बाय 70% विल गिव यू 7000 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने होंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 100% कैपेसिटी कितनी होगी, x इज इक्वल टू 7000 आवर्स डिवाइडेड बाय 70%, यानी 0.7। 70% का मतलब 70/100 हो गया ना, यानी कि 0.7 हो गया। तो ये आपको देगा 10,000 आवर्स। मैंने डेसिमल पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको आता होगा ना कैसे करते हैं। अगर ये 1/0.7 है तो अगर हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 7। 0.7 10 से मल्टीप्लाई होगा 7 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और ऊपर 10 आ जाएगा। तो वही मैंने किया है जो हम छोटी क्लास में करते हैं। 10,000 जो है टोटल कैपेसिटी लेवल है, तो 70% पर 7,000 घंटे मशीन चल रही होगी। अब ये जो कैपेसिटी लेवल है ये आपको आउटपुट के टर्म्स में दिया जा सकता है, ये आपको आवर्स की फॉर्म पे दिया जा सकता है कि मशीन कितनी चलेगी कैपेसिटी लेवल्स पे। तो 7,000 आवर्स, 8,000 आवर्स, 9,000 आवर्स, 10,000 आवर्स अलग अलग कैपेसिटी लेवल पर दिखाया है। 70% का तो आपको डेटा गिवन है कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड एक्सपेंस कितना होएगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और बाकी कैपेसिटी लेवल पर आपको देखना है, तो आप कैसे देखेंगे, वो आप देखेंगे कि अगर 7,000 कैपेसिटी लेवल पर 1260 है, ये तो वेरिएबल नेचर का है ना, 7,000 आवर्स कैपेसिटी लेवल पर 1260 है, तो 8,000 कैपेसिटी लेवल पर कितना होएगा, कि आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके। हम लोग करेंगे 1260 है 7,000 पे, तो मल्टीप्लाई बाय
8000 डिवाइड बाय 7000, 1440 आएगा। मतलब 7000 के लिए 1260 का है तो वेरिएबल नेचर का है ना, तो 8000 घंटों में कितना वेरिएबल एक्सपेंस होएगा वो आपने यूनिटरी मेथड से देख लिया। 9000 घंटे में कितना होएगा, 10000 घंटे में कितना होएगा, आपने वो देख लिया। सेमी वेरिएबल कहता है कि भाई जो 70% है उस पर तो हमारा 1200 रहेगा, 80% है उस पर भी हमारा कितना रहेगा, 80% पर भी हमारा 1200 रहेगा। पर अगर 85% से एक्सीड कर जाए और 95% तक रहे तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में जो है ये 10% से बढ़ जाएगा, यानी 120 रुपीज़ बढ़ जाएगा। अगर 90% से ज़्यादा है तो भी इतना ही रहेगा 95% तक, पर अगर 95% से भी ज़्यादा आ जाए तब क्या होएगा, और 10% बढ़ जाएगा, मतलब 20% बढ़ जाएगा। तो इसमें 20% बढ़ाएंगे और 10% नहीं, सीधा 1200 का 20%, यानी कि 240 रुपये और बढ़ाएंगे। तो 100% कैपेसिटी लेवल है, इसके लिए 240 यहाँ पर बढ़ा दिया है। यही लिखा है ना क्वेश्चन में कि अगर आप 85% से 95% कैपेसिटी लेवल पर ऑपरेट करेंगे तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आपके 10% से बढ़ जाएंगे, और अगर 95% से ज़्यादा कैपेसिटी लेवल पर ऑपरेट करेंगे जैसे कि 100% पर, तो आपके सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं बढ़ जाएंगे 20%, यानी 1200 का 20% 240 रुपीज़। जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस है वो तो फिक्स्ड ही है, हालांकि आपको मालूम है कि एक पॉइंट के बाद ये फिक्स्ड भी वेरिएबल बन सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि आपने एक फैक्ट्री ली है, रेंट जा रहा है, फिक्स जा रहा है, बट उसकी भी तो एक कैपेसिटी लेवल है कि वो इतने यूनिट्स बना सकती है। उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाना है तो जगह बढ़ानी पड़ेगी, एक और फैक्ट्री की यूनिट बनानी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं बजट में कंक्लूजन, वी हैव नोटिस दैट रिकवरी रेट एट 70% इज 0.61 पर आवर। ये रिकवरी रेट का मतलब है एब्जॉर्प्शन रेट, एक्सपेंसेस की एब्जॉर्प्शन रेट निकाल दी है कि 7000 घंटे में इतना खर्चा है तो एक घंटे का कितना, 80% कैपेसिटी पर रिकवरी रेट, 90% पर रिकवरी रेट, 100% पर रिकवरी रेट। इन अ पर्टिकुलर month the factory works 8000 hours. It will be incorrect to estimate the allowance as rupees 4880 at rupees 0.61. गलत हो जाएगा ना, करेक्ट अलाउंस क्या होएगा 4440 as shown in the table. अगर एक्चुअल एक्सपेंस 4500 के फॉर दिस एक्टिविटी लेवल तो इसका मतलब हो जाएगा द कंपनी हैज़ नॉट सेव्ड एनी मनी बट हैज़ ओवर स्पेंड बाय ₹60, क्योंकि ये इन्होंने बजट बनाया 80% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो इस रेट से नहीं, इस रेट से एब्जॉर्ब करेंगे जो हमने निकाली है, इस रेट से एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि 4500 का एक्चुअल एक्सपेंस आया तो हमने तो 8000 आवर्स के हिसाब से 4440 ही एब्जॉर्ब करवाए होंगे, यानी कि 60 रुपये का ज़्यादा खर्चा हो गया, बजट से ज़्यादा खर्चा हो गया। यही ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का रीज़न हो सकता है कि आपने जो एब्जॉर्ब करा है उससे एक्चुअल एक्सपेंसेस अलग आते हैं, या आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं उससे आप कम या ज़्यादा लेवल पे चलाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही है दोस्तों, साथ में पढ़ेंगे मेरे। इलस्ट्रेशन 2 कहती है अ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स अटेन्स सेल ऑफ ₹6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी एंड इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। यानी कि 6 लाख रुपए जो हैं वो सेल का अमाउंट है, रेवेन्यू का अमाउंट है 80% कैपेसिटी लेवल पे, और जो खर्चे हुए हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ऑफिस सैलरी 90,000, जनरल एक्सपेंस 2% ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस। सेलिंग कॉस्ट है, सैलरी की लग रही है कुछ 8% ऑफ सेल्स, सब सेल्स का परसेंटेज दे रखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्स, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। ड्रॉ अप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट्स ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी लेवल। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो फ्लेक्सिबल बजट हम बना लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है, आइडेंटिफाई करना होगा कि फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल क्या है। अब ये जो सैलरी जो फिक्स्ड अमाउंट में दे रखी है वो आप फिक्स्ड ही रखेंगे, और जो सेल्स का परसेंटेज दे रखी है उसमें आप परसेंटेज टर्म्स में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 80% की अगर 6 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है तो 90% की कितनी आएगी, 100 की कितनी आएगी, 110% की कितनी आएगी, वो आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि अगर 6 लाख खुद ही 80% है तो 100% का मतलब है 7.5 लाख, तो 90% का कितना मतलब होगा 6,75,000, 110 का मतलब क्या होगा 8,25,000। आपने सेल्स देख ली अलग अलग लेवल पे। अब यहाँ पर आप कॉस्ट लिखेंगे, जो ऑफिस सैलरी है वो तो फिक्स दे रखी है 90,000 की, सेल्स के परसेंटेज में नहीं दे रखी, ना ही क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस वजह से आप अपना ऑफिस का जो सैलरी है उसे आप चेंज कर लें अलग अलग लेवल पे, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है।
तो 90,000 लिखा है, मैंने 90,000 मान लिया। जनरल एक्सपेंसेस है वो सेल्स का परसेंटेज लिखा है, यानी कि वो वेरिएबल इन नेचर होंगे, तो इसलिए सेल्स का मैंने 2% एक्सपेंसेस मान लिए जो क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रिसिएशन जो है उसमें भी परसेंटेज टर्म्स में गिवन नहीं है, तो मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि भाई अगर 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है 80% लेवल पे, तो फिर 90% पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा होगा। मैं नहीं एज्यूम कर सकता, कोई मेरे को बेंचमार्क गिवन नहीं है, कितने यूनिट्स बने, कितने आवर्स चला, कुछ गिवन नहीं है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अमाउंट टर्म्स में गिवन है, मैंने उसको अमाउंट टर्म्स में ही माना है। रेंट रेट्स अमाउंट टर्म्स में गिवन है, अमाउंट टर्म्स में माना है। टोटल एडमिन कॉस्ट आ गई। बाकी सारी चीज़ें जो है सेल्स के परसेंटेज में गिवन है। जो सेलिंग कॉस्ट है, कई बार जो सेलिंग वाले लोग होते हैं उन्हें हम परसेंटेज में देते हैं सैलरी, कि कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा जितना सेल्स करोगे, तो यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में गिवन है, तो मैंने परसेंटेज टर्म्स में ही लिखा है। कैसे किया है, सेल्स का परसेंट निकाला है। ये देखिए क्वेश्चन में, देखिए आप, सैलरी गिवन है आपको 8% ऑफ सेल्स, तो जब आपकी सेल 6 लाख होगी तो 6 लाख का 8% सैलरी जाएगी। जब आपकी सेल्स जो है 7.5 लाख होगी तो उसका 8% जो है सैलरी जाएगी। सिमिलरली आप सारे एक्सपेंसेस को लिख लेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें वेजेस अमाउंट टर्म्स में गिवन है, तो 15,000 रहेगी, आप कोई भी लेवल पे ऑपरेट करें। जो रेंट गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सेल्स की टर्म्स में दे रखा है 1% ऑफ सेल्स, क्योंकि ये रेंट फैक्ट्री का नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयर हाउस लेते हैं उसका रेंट होगा। तो अगर आप ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा गोडाउन आपका लगेगा और ज़्यादा रेंटल भी जा सकता है ज़्यादा स्पेस के लिए। तो इसीलिए कुछ वेरिएबल इन नेचर ये दे रखा है 1% ऑफ सेल्स, तो उस हिसाब से आपने ये वाली कॉस्ट भी डाल दी है। क्वेश्चन से उतारा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके अलग अलग लेवल पे सेल्स बदल गई है, तो सेल्स के हिसाब से जो सेल्स के परसेंटेज पर कॉस्ट लग रही थी वो भी बदल गई है। जो फिक्स गिवन है वो फिक्स लग रही है, और इसी के साथ आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और टोटल कॉस्ट से अगर आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आप प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ है। यहाँ प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हैं। In the absence of information, it has been assumed that office salaries, depreciation rate, tax, wages remain the same at 110% level of activity also. However, in practice, some of these costs may change if present capacity is exceeded. हाँ जी, वो तो मैंने आपको बोल ही दिया ना। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हम कैसे एज्यूम करें कि वेजेस इतनी बढ़ रही है, मालूम नहीं ना। अगर सेल्स के परसेंटेज में गिवन है तो हम समझ सकते हैं सेल्स बढ़ रही है तो वो कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, बट जो अमाउंट टर्म्स में गिवन है उसके लिए कोई पैरामीटर गिवन नहीं है कि हम कैसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या लिखा है देखते हैं ज़रा। एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट in a month in their machine shop. For the month of January, they had planned for a production of 10,000 units. यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर हूँ मैं, आप भी बुक अपनी ओपन कर सकते हैं। एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन अ मंथ इन देयर मशीन शॉप। जनवरी जो मंथ है उसमें जो है 10,000 यूनिट्स का सोच रहे हैं, मतलब ज़्यादा ओवर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। Owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of January, they could only produce 6,000 units in January. ओहो, ये चक्कर रहता है, बीच में ऑर्डर कैंसिल हो गया। Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid a 10% of their savings as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provisions. इसका मतलब क्या हो गया, जितना सेव करेगा उसका 10% बोनस मिलेगा। और कहां पर मिलेगा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सेव करने पर 10% का बोनस मिलेगा फोरमैन ऑफ द शॉप को। द फोरमैन हैज पुट इन अ क्लेम दैट ही शुड बी पेड अ बोनस ऑफ ₹88.50 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। भाई 88 रुपीज के लिए कौन लड़ाई करता है भाई, आज के ज़माने में तो नहीं होता। जब 4 आने की वैल्यू होती होगी तब 88 रुपीज़ के लिए लड़ाई होगी। आज के ज़माने में तो 100 रुपये भी नहीं है, ये खर्चा ही लग जाएगा, लड़ाई करने का टाइम जाएगा, उससे ज़्यादा तो पैसे कमा सकते हैं इतनी देर में। द वर्क मैनेजर वंडर्स हाउ एनीवन कैन क्लेम अ बोनस व्हेन द कंपनी हैज़ लॉस्ट अ साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट। द रेलिवेंट फिगर्स आर एज अंडर। बात तो सही है मैनेजर की, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया 6,000 पर आ गया हमारा 10,000 से, तो फिर हम इसे बोनस दें क्या? देखते हैं भाई, अगर इसने अच्छा काम किया होगा तो बोनस देंगे, अच्छा काम नहीं किया होगा तो बोनस नहीं देंगे। क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे, ये तो क्वेश्चन का ही है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा दे रखा है कि जो सैलरी है नॉर्मल मंथ की और जो जनवरी का प्लान किया था और एक्चुअल कॉस्ट जो जनवरी की हुई वो गिवन है। पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्लान किया था वो 10,000 यूनिट्स के लिए किया था प्लान, जो नॉर्मल है वो 8,000
यूनिट्स है, शायद ऐसा ही है, दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, नॉर्मल जो है 8000 यूनिट्स बनती है, जनवरी में 10,000 यूनिट्स बननी थी, ऑर्डर आए थे, एक्चुअली में बनी कितनी 6000 यूनिट्स, बट आपको 6000 यूनिट का बजट नहीं गिवन है। सैलरी है फोरमैन की कुछ गिवन है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, टोटल टूल्स कंज्यूम्ड, रेट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस गिवन है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे प्लान फॉर जनवरी में देखेंगे तो सैलरी फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही। इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, चेंज हो रही है, 8000 पे इतनी है, 10,000 पे इतनी है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है चेंज हो रहा है, 8000 पर 800 है, यानी कि आप कह सकते हैं 0.1 होगा पर यूनिट के लिए, 0.1 लग रहा होगा। तो यहाँ पर कितना लगना चाहिए था, 10,000 के लिए 1000 लगना चाहिए था, तो 6000 के लिए कितना लगेगा, तो 6000 के लिए कितना लगेगा, 600 लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फोरमैन की सैलरी तो 1000 रुपये लगेगी यहाँ पर। रिपेयर मेंटेनेंस चेंज हो रहा है, तो आप देखेंगे कितना लगना चाहिए था, 600 लगना चाहिए था नॉर्मल में, 650 लग रहा है प्लान्ड, तो कितना लगना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, वो तो आपको आता ही है, वेरिएबल है कॉस्ट नहीं है वो चेक कर लो ना, ऐसे देखो, ऐसे चेक करो। 600 रुपये कॉस्ट डिवाइडेड बाय 8000 घंटे, तो एक की आ रही है 0.075, यहाँ तक की बात सही है। 650 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 0.065, तो ये तो गड़बड़ आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई ना। 8,000 आवर्स पर रिपेयर मेंटेनेंस 600 रुपये का लग रहा है, तो आता है 0.075, और 10,000 पर लग रहा है 650 का, तो ये आ रहा है 0.065, यानी कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल पोर्शन भी है और इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी है। यही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में सिखाया था कि कैसे आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दो हिस्से करेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड का। कैसे होगा आओ देखें। 50 रुपये बदल रहे हैं, 50 रुपये चेंज हो रहे हैं ना, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, आवर्स नहीं है यूनिट्स है, ठीक है, चेंज इन यूनिट्स, 2000 यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, तो 50 रुपये का खर्चा लग रहा है। तो वेरिएबल कितना होगा, वेरिएबल होगा 50 डिवाइडेड बाय 2000, 0.025 जो है वेरिएबल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 8000 से, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 8000, तो 200 रुपये वेरिएबल आ रहे हैं जब आपका 8000 यूनिट्स बनती है। और अगर यही मैं 0.025 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लूँ तो आएगा 250 जब 10,000 बनती है। 400 जो है फिक्स्ड है, यहाँ पर भी 600, 650, 600, 650। कैसे निकाला, मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि टोटल में अगर कॉस्ट सेम है इसका मतलब फिक्स्ड है, अगर पर यूनिट में सेम है तो इसका मतलब वेरिएबल है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका 720 का खर्चा आया है 8000 यूनिट्स के लिए, तो 720 डिवाइडेड बाय 8000, 0.09, और यही जो 0.09 है वो आपका कैसे आ रहा है, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 0.09 को तो आपका 900 आ जाएगा, है ना जी। अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 900 आ जाएगा। इसका मतलब पर यूनिट में ये चेंज नहीं हो रही है, 0.09 के हिसाब से है। अब यहाँ पर आप चाहें तो 0.09 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 6000 यूनिट्स बनेंगे तो मेरा 540 का आएगा, तो 540 का आना चाहिए, 1000 का ये आना चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कितना आ रहा है, वो उसी के हिसाब से आ रहा है, 600 रुपये आना चाहिए। रिपेयर मेंटेनेंस कितना आ रहा है, आपने बनाई 6000 यूनिट्स, तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय कितनी यूनिट, 6000 यूनिट, 150 प्लस 400 रुपये फिक्स्ड है, तो 550 आना चाहिए था, 550 आना चाहिए था। आया कितना है, 600 आया है। वेरिएबल सेमी वेरिएबल को अलग कर दिया कि कितना रुपया चेंज हो रहा है और कितने यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, तो देख लिया पर यूनिट चेंज कितने रुपया चेंज हुआ, तो वेरिएबल का पोर्शन आ गया। क्योंकि जब डिफरेंस लिया तो फिक्स तो सेम ही रहेगी दोनों पॉइंट में, तो जब आपने डिफरेंस लिया 650 से 600 का, तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो हट गई है दोनों से, सिर्फ वेरिएबल का पोर्शन आया। और जब 10,000 से 8,000 माइनस किया तो भी आपका वेरिएबल पोर्शन आया, 2000 यूनिट्स का चेंज हुआ है। तो चेंज कॉस्ट में कितना हो रहा है, चेंज यूनिट्स में कितना हो रहा है, जब आपने देखा पर यूनिट, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। वेरिएबल कॉस्ट को 8000 से मल्टीप्लाई किया, देखा आपने कि कितना अमाउंट आ रहा है,
200 रुपये आ रहा है, यहाँ तो 600 लिखा यानी 400 फिक्स्ड है। फिर आपने यहाँ पर देखा 0.025 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देखा तो 250 आया, यहाँ कितना आ रहा है 650 यानी 400 फिक्स्ड आ रहा है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल को आपने बाइफरकेट कर लिया, जो इंट्रोडक्टरी क्लास में करवाया था, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दिखाया था आपको। पावर का खर्चा कुछ लग रहा है, टूल कंज्यूम्ड है, रेट्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस लग रहा है, ये फिक्स्ड है आपका। ये कुछ टाइप का वेरिएबल टाइप का लग रहा है, ये भी कुछ वेरिएबल टाइप का लग रहा है। डू यू एग्री विद द वर्क मैनेजर? चलो इसको तो बाद में देखेंगे, वर्क मैनेजर से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, बट पहले ये तो देख लें कि जो एक्सपेंसेस एज पर फ्लेक्सिबल बजट कितना होना चाहिए था। 1000, 540, 600, 550, 1000, 540, 600, 550। थोड़ी राइटिंग खराब लिखी है, यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई है। यानी जो फिक्स्ड है उसको आपने फिक्स लिखा, जो वेरिएबल है उसको आपने वेरिएबल के हिसाब से पर यूनिट निकालकर 6000 यूनिट्स का चेंज हो गया था बजट। 10,000 यूनिट्स बनेगी नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो गया था, 6000 बननी चाहिए थी, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। और जो सेमी वेरिएबल है उसमें आप दोनों हिस्से अलग अलग निकाल कर लिखेंगे। पावर कॉस्ट भी जो है वो सेमी वेरिएबल है, इसका वर्किंग नोट 4 दे रखा है। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स आपका आ गया पर यूनिट, तो 8000 के लिए आया 300, बाकी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट, तो 6000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा वो आपने देख लिया है। आपने इसमें सिर्फ सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट करने का कुछ नया प्रोविजन आया, जो इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है। चेक योर नोट्स, कुछ नई चीज़ नहीं आई है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई देखो 8000 यूनिट्स का मेरे को बजट दे रखा है, प्लान जो मैंने 10,000 यूनिट्स का जनवरी का बजट किया वो दे रखा है, एक्चुअल कॉस्ट जो जनवरी में लगी वो दे रखी है, बट मेरी तो जनवरी में सेल जो है 6000 की हुई है, क्योंकि मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो 6000 के हिसाब से कितना बजट होना चाहिए वो मैं बना रहा हूँ। जो फिक्स्ड है उसको मैं फिक्स लिख दूंगा, जो वेरिएबल है उसमें पर यूनिट निकालकर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा 6000 यूनिट्स को, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका फिक्स्ड वेरिएबल को अलग करूंगा, वेरिएबल के हिसाब से वेरिएबल निकालूंगा, फिक्स्ड इसमें ऐड करूंगा और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मेरी निकल कर आएगी। डेप्रिसिएशन, रेट, टैक्स, इंश्योरेंस फिक्स्ड है। टूल्स कंज्यूम जो है वो पर यूनिट आ रहा है, तो आपने पर यूनिट के हिसाब से निकाल लिया। वेरिएबल इन नेचर आ रहा है वो आपने निकाल लिया। वेरिएबल इन नेचर है, चेक कैसे होएगा? अगर पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल है, टोटल में सेम है तो फिक्स्ड है। जैसे टोटल में सेम है ना 150 150 150, तो 150 निकाल लिया है। और साथ में आपने यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंस लिख लिया है, तो डिफरेंसेस आपके पास आ गए हैं। 60 रुपये का, 100 का, 50 का डिफरेंस आ गया है। जो एक्चुअल में ज़्यादा कॉस्ट लगी है 285 की ज़्यादा कॉस्ट लगी है। अब इसके बेस पर अगर कंक्लूजन लिखें हम तो ये बनेगा, द अबव स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट शोज दैट द कंसर्न्स एक्सपेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी हैव इंक्रीज बाय ₹285 एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल बजट। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, एज्यूमिंग द एक्सपेंस आर कंट्रोलेबल and based on the financial perspective of the foreman of the company may not be entitled for any performance bonus for the 4th month of January, यानी for the month of January। हाँ ये लिखा है, for the स्पेस नहीं डाला, for the month of January, क्योंकि उसने सेविंग नहीं करी। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आए एक्चुअल उससे ज़्यादा थी, तो उसको बोनस किस बात का मिलेगा? उसको बोनस मिलना था अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सेविंग दिखाएगा तो उसे 10% का बोनस मिलना था। फोरमैन जो है डिमांड कर रहा है 88 रुपीज़ का बोनस, तो उसे काहे दें 88 रुपीज़ का बोनस? ये बात है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। एजम्पशन बड़ी अच्छी लिखी इन्होंने, कंट्रोलेबल है, यानी कि फोरमैन कंट्रोल कर सकता था, वो नहीं कर पाया। अगर उसके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करे, उसकी गलती नहीं है ना। मैनेजमेंट की गलती की वजह से अगर कोई एक्सपेंस बढ़ गया है तो उसमें फोरमैन की तो गलती नहीं है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस ही होंगे, इसे कंट्रोल किया जा सकता होगा, पर नहीं किया गया, जिस वजह से जो है एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा आए हैं और 285 से ज़्यादा आए हैं। ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, वैसे आपसे क्वेश्चन में नहीं मांगा था, आपसे क्वेश्चन में नहीं मांगा है कि आप ये एक्सपेंसेस बताएं, नॉर्मल में बताएं, प्लान में बताएं। आप डायरेक्टली बताते कि 6000 यूनिट्स के लिए ये प्लान होना चाहिए था, ये एक्चुअल है, डिफरेंस है, तो भी आपका काम बन जाता। जैसे हमने बजट्स बनाए हैं वैसे जो हैं बहुत सारे बजट्स बन सकते हैं। फंक्शनल बजट्स बोलते हैं कि सेल्स का अलग बनाओ, प्रोडक्शन का अलग बनाओ, प्लांट यूटिलाइजेशन का अलग बजट बनाओ, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज का अलग बना दो, डायरेक्ट मटेरियल परचेज का अलग बना दो, लेबर का अलग बना दो, ओवरहेड का, प्रोडक्शन कॉस्ट का, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का बजट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का बजट, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट का बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट। कैश बजट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है, जो कैश के हिसाब से बनता है। कितना कैश लगेगा रिसिप्ट, कितना कैश लगेगा पेमेंट, तो रिसिप्ट, पेमेंट, यहाँ पर आएगा बैलेंस, वो जाएगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। फिर कितना कैश आएगा इस मंथ, कितना लगेगा इस मंथ, क्लोजिंग कैश, फिर नेक्स्ट ईयर का बनेगा ओपनिंग। ऐसे चलता रहता है, ये कैश बजट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करवाया जाता है।
इसे भी करेंगे, अगर आएगा तो करेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शनल बजट ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्स टू मास्टर बजट एंड द मास्टर बजट आर डिस्कस्ड एंड इलस्ट्रेटेड बिलो। तो इंपॉर्टेंट बजट जो हैं उन्हें यहाँ पर बताया गया है। सेल्स बजट बनाना तो कैसे बनाएंगे, बाकी बजट्स कैसे बनाएंगे, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिर्फ बजट्स के फॉर्मेट गिवन है, क्वेश्चंस नहीं गिवन है। क्वेश्चन सिर्फ 2 गिवन है आगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आपको एग्जाम्पल गिवन है, इलस्ट्रेशन 6 भी गिवन है। देखिए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी आप देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग जो मैंने आपको बताया है उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन में आता है, पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेजेस जो हैं जीरो बेस्ड बजटिंग की वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, इवैल्यूएट करते हैं, रैंक करते हैं, एलोकेट करते हैं अपना रिसोर्सेज। जीरो बेस्ड बजटिंग दोबारा से देख रहे हैं, दोबारा से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फ्रेश बजट बना रहे हैं। एंड जीरो बेस्ड बजटिंग इज सुपीरियर टू ट्रेडिशनल बजटिंग। परफॉर्मेंस बजट भी होता है, बहुत सारा थ्योरी पार्ट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी मैं आपको बजट रेशियोज करवा के छोड़ रहा हूँ। बजट रेशियोज इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान से करना है। दीज रेशियोज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस लेवल, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम बजटेड परफॉर्मेंस एंड वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। यानी कुछ रेशियोज हैं जिससे कि हम फेवरेबल अनफेवरेबल का पता लगाते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप लोग देखते थे कि आपका फेवरेबल आ रहा है या अनफेवरेबल आ रहा है एक्चुअल से, जब आप कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड को। सिमिलरली रेशो की फॉर्म में अगर देखना होगा तो उसके लिए बजट रेशो का यूज़ किया जाता है। अगर रेशो जो है 100% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में माना जाएगा कि ये फेवरेबल है, और अगर 100% से कम है तो इसका मतलब वो अनफेवरेबल है। कौन कौन से रेशोज होते हैं आओ देखें। एक होता है कैपेसिटी यूजेज रेशो, जिसमें हम देखते हैं बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ बजट पीरियड। क्या कह रहा हूं मैं कि मैक्सिमम आवर्स कितने अवेलेबल थे और आपने कितने आवर्स का बजट बनाया, कि जो बजटेड पीरियड था अगर मैं उसमें फुल आवर्स काम करता तो वो कितने थे और मैंने कितने आवर्स का बजट बनाया है, उसे बोलते हैं यूजेज रेशो। अगर आप यूजेज रेशो देखेंगे तो यहाँ पर 2 यूजेज रेशो आपको मिलेगा, एक है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज, एक है एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज। 2 रेशो हैं, यानी मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स बजट पीरियड में कितने अवेलेबल थे और बजटेड आवर्स आपने कितने रखे, और एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया। तो मैक्सिमम कितना अवेलेबल था और एक्चुअल में कितना किया, तो एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशो आएगा। और मैक्सिमम कितना अवेलेबल था, बजट कितने का आपने बनाया, क्योंकि जरूरी नहीं ना फुल बजट बनाए। एक महीने में 4000 घंटे अवेलेबल हैं, बट आप कह रहे नहीं भाई मुझे 3000 घंटे काम करना है इस महीने, उसी के हिसाब से बजट बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशो, कितने का आपने बजट बनाया, कितने का एक्चुअल काम किया, एज कम्पेयर टू मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल इन द बजट पीरियड। एक आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशो है। इस प्रकार का रेशो है जो इंडिकेट करता है द एक्सटेंट टू विच द फैसिलिटीज वर एक्चुअली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। फैसिलिटीज वर एक्चुअली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड, तो इसका मतलब ये बजटेड आवर्स थे, आपने कितने आवर्स यूटिलाइज करा, उस रेशो को क्या बोलेंगे, उस रेशो को बोलेंगे स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशो, या दूसरे भाषा में एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो, अलग नाम दे दिया। मतलब वही है कि बजटेड आवर्स से एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया। जो आपका एक्टिविटी रेशो होता है वो आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बजटेड एंड स्टैंडर्ड आवर्स के बीच। कारण कि बजट आप बनाते हो एक पर्टिकुलर आवर्स का और स्टैंडर्ड आप देखते हो फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी जितने पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल के लिए आपने बजट बनाया और एक्चुअली में किस एक्टिविटी लेवल पर काम किया, उस रेशो को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशो। आपने जो था बजट 4000 यूनिट्स के लिए आपने आवर्स फिक्स करे, एक्चुअली में आपने प्रोड्यूस करे 6000 यूनिट्स, तो 6000 के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे वो आपके स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। और अगर आप 6000 यूनिट्स पर अपने आवर्स देख रहे हैं तो इसका मतलब आप ज़्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये 100 से ज़्यादा का रेशो आएगा। एफिशिएंसी रेशो जो होता है वो तो बहुत सिंपल है, आप एफिशिएंट हैं या नहीं है वो देखना है। अगर मैं यूनिट्स की टर्म में एफिशिएंसी निकालूं तो यूनिट्स की टर्म में एफिशिएंसी निकलेगी कि ये आपके एक्चुअल आउटपुट है, ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट था, मल्टीप्लाई बाय 100 आपकी एफिशिएंसी निकलेगी कि एक्चुअल आपने कितना ज़्यादा बनाया। लेबर वाले चैप्टर में भी किया था मैंने, जहाँ पर एफिशिएंसी के हिसाब से बोनस वगैरह मिलता था, वहाँ भी आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपने एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा बना लिया स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तो ये 100 से ज़्यादा रेशो आएगा, और कम बनाया स्टैंडर्ड के मुकाबले तो 100 से कम आएगा। ये यूनिट्स के टर्म में देख रहे हैं, जितना ज़्यादा उतना बेटर। अगर हम आवर्स की टर्म में देखें तो उल्टा हो जाएगा,
कि स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर रहेंगे और एक्चुअल आवर्स जो आपने लिए वो नीचे रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल आवर्स आपने स्टैंडर्ड से अगर आप कम लोगे तो फिर ये रेशो इंक्रीज होएगा, 100 से ज़्यादा आएगा, और स्टैंडर्ड आवर्स से ज़्यादा एक्चुअल आवर्स लोगे तो ये 100 से कम आएगा। ये एफिशिएंसी को दर्शाता है। कैलेंडर रेशो जो है वो तो आपको मालूम ही है। कैलेंडर रेशो आपने कैलेंडर वेरिएंस वगैरह आपने देखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। बजटेड वर्किंग डेज कितने थे, अवेलेबल वर्किंग डेज कितने हैं, उसके रेशो को बोलते हैं कैलेंडर रेशो। रटना पड़ेगा, जी हाँ रटना पड़ेगा, रटाफिकेशन है। एफिशिएंसी तो आप समझ लेंगे, एक्टिविटी भी आप समझ लेंगे, बजटेड स्टैंडर्ड का समझ में आता है। कैलेंडर जो है वो भी एक तरह से अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से देखा जाए तो वहाँ भी कैलेंडर रेशो हम यही देखते थे कि बजटेड वर्किंग डेज और एक्चुअली में कितने वर्किंग डेज काम किया उसके हिसाब से अलग एस्टिमेट निकालते थे, है ना। तो वो कैलेंडर हो गया। बाकी जो यहाँ पर कैपेसिटी यूजेज आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि भाई मैक्सिमम कितना अवेलेबल था, और अगर स्टैंडर्ड कैपेसिटी है तो बजटेड आवर्स, एक्चुअल कैपेसिटी है तो एक्चुअल आवर्स, कितना काम किया। और अगर आपसे बजटेड कैपेसिटी यूजेज रेशो पूछ लिया, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो ऐसा कुछ आ गया, तो एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया और बजटेड आवर्स कितने थे, है ना। तो ठीक है, बहुत सारे रेशोज हैं, क्वेश्चन करते हैं, याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स दे रखे हैं 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 5 डेज पर वीक। मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 50 एम्प्लॉइज की है, बट एक्चुअल आप 40 एम्प्लॉइज से ही काम करवाते हैं। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक है 6400 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड फॉर 4 वीक्स हैं 8000 घंटे। एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल आवर्स जो आपने काम किया वो है 6000 घंटे, और स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक्स पीरियड है 7000 आवर्स। द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स। इन दिस पीरियड देयर वॉज अ 1 स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज। वाओ, 4 वीक का पीरियड था, एक दिन की छुट्टी आ गई, तो एक दिन छुट्टी आ गई तो उस दिन काम नहीं हुआ, आपको रेशो कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। जो आपको समझ में आ रहा है वो पहले निकाल लेंगे। यानी कि अगर 50 एम्प्लॉइज मैक्सिमम है और वो 8 घंटे काम करते हैं, 5 दिन एक हफ्ते में काम करते हैं और 4 वीक काम करते हैं, तो 8000 घंटे निकल कर आएगा। मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है। हालांकि जो आपके बजटेड आवर्स हैं वो 40 एम्प्लॉइज के हिसाब से निकल कर आएगा कि 40 एम्प्लॉइज अगर 8 घंटे काम करते हैं, एक हफ्ते में 5 दिन के लिए काम करते हैं और 4 हफ्ते उनके पास हैं, तो 6400 घंटे निकल कर आएगा। एक्चुअल आवर्स जो हैं वो कितने घंटे काम किया, वो 6000 घंटे गिवन है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है वो भी गिवन है। ये देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, एक्चुअली अर्नड, और स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड, कितना एक्सपेक्टेड था, कितना एक्चुअली में काम किया। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या था, ये कितना स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड था, कितना एक्चुअली में स्टैंडर्ड एक्चुअल के लिए हुआ, दोनों चीजें गिवन है। आपको ये मतलब समझने पड़ेंगे कि जो दे रखा है ना, स्टैंडर्ड आवर अर्नड इन द 4 वीक पीरियड, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ दे रखा है स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक। इसका मतलब दे रखा है मैक्सिमम कैपेसिटी इन अ बजट पीरियड, मैक्सिमम कैपेसिटी का दे रखा है। बजट नंबर ऑफ डेज थे 20 दिन, हालांकि एक्चुअल नंबर ऑफ डेज काम किया गया 19 दिन, क्योंकि एक दिन छुट्टी थी। अब ये डेटा है तो इसके हिसाब से अपना दिमाग लगाएंगे, जितनी चीज़ें हो सकती है उसको निकालेंगे, जो नहीं हो सकती उसमें सोचेंगे भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ। एफिशिएंसी जो रेशो है वो तो आपको मालूम है, आवर्स की टर्म में निकालना है तो एक्चुअल आवर्स नीचे रखेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर रखेंगे। एक्चुअल आवर्स अगर स्टैंडर्ड से कम लोगे तो 100 से ज़्यादा का रेशो आएगा। वही यहाँ पर किया है, एक्चुअल आवर है 6000 घंटे काम किया और स्टैंडर्ड आवर्स हैं 7000 घंटे के स्टैंडर्ड होने चाहिए थे फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये एफिशिएंसी तो आपको ऑलरेडी आती है। जहाँ तक बात है एक्टिविटी रेशो की, वो भी निकलता है बजट और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में निकलता है। बजट जो आपने बनाया वो आपने बनाया 6400 आवर्स का। एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड 4 वीक। वैसे तो इसको नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 40 इंप्लॉइज अगर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बजट कितना बनेगा, 6400 घंटे का बजट बनेगा। तो 6400 घंटे का बजट है, 7000 घंटे जो है उसका स्टैंडर्ड आवर्स है फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसी को एक्टिविटी रेशो बोलते हैं। वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। जो कैलेंडर रेशो है वो तो नंबर ऑफ डेज से निकलता है। यहाँ पर क्या था, कैलेंडर, बजटेड डेज, अवेलेबल डेज, ये तो डेज से निकल रहा है। तो बजटेड थे 20 दिन, एक्चुअल काम हुआ 19 दिन, क्योंकि एक दिन छुट्टी आ गई, तो ये आपका आ गया कैलेंडर रेशो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज में नीचे तो आता है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितने अवेलेबल हैं बजटेड पीरियड में। वो तो आपके पास 8000 घंटे अवेलेबल है मैक्सिमम, पर आप उतने घंटे काम नहीं करवाएंगे। आपने बजट बनाया 6400 घंटों का 40 एम्प्लॉय के हिसाब से, पर एक्चुअली में उन्होंने काम किया 6000 घंटे।
तो ये आपके 2 और रेशियोज निकल कर आ गए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, एक्टिविटी रेशियो तक आप पहुँच गए, तो एक इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स को देख लिया। अब आप ज़रा बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स को भी देख लो, जिसे बोलते हैं एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। मतलब कि बजटेड आवर्स के मुकाबले एक्चुअल आवर्स कितने चले। तो 6400 का बजट था, एक्चुअल था 6000 घंटे, तो इतना परसेंटेज आपका आ गया है। रटना पड़ेगा। एफिशिएंसी समझ में आती है? जी हाँ आती है। एक्टिविटी समझ में आता है कि बजट इतना था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हैं, वो भी समझ में आता है। और बजट के मुकाबले एक्चुअल कितना है, वो आपका लास्ट वाला रेशो है, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। कैलेंडर रेशो है, वो तो डेज से देखते हैं, वो भी आपको आ गया। अब बचे ये 2 रेशोज, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज, एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज, ये 2 रेशोज आ गए, जिसे आप देखते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी में बजट ऊपर रखते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी में एक्चुअल आवर्स वर्कड ऊपर रखते हैं, और नीचे आता है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन द बजटेड पीरियड, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा कुछ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है इसका देखा जाए तो। बस आप यही तो देख रहे हैं कि जितना मैक्सिमम था और कितना आपने उसका कितना परसेंटेज बजट बनाया। जितना मैक्सिमम अवेलेबल है उससे ज़्यादा का तो बजट बनाओगे नहीं कभी भी, कम ही बनाओगे, 100 से कम ही आएगा। और जितने मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स अवेलेबल हैं, हो सकता है कि उससे आप ज़्यादा भी काम करवा पाएँ। उससे अगर ज़्यादा काम करवाएंगे तो ओवर कैपेसिटी हो जाएगा, बंदे डबल शिफ्ट कर रहे हैं, ओवरनाइट काम कर रहे हैं। कम काम कराएंगे मैक्सिमम आवर्स से, तो इसका मतलब वो रेशो 100 से कम आएगा। तो ये सारे आपके रेशोज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस आपको दे रखी होती तो मैं ज़रूर पढ़ाता, अदरवाइज मुझे और रिसर्च करनी पड़ेगी इन रेशोज़ पे, क्योंकि मेरे टाइम ये रेशोज़ नहीं थे। पहले तीन थे, और उसका मतलब तो आपको पता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है। जो बाद वाले 3 रेशोज़ हैं वो आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं है, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स से आप कंपेयर कर रहे हो बजटेड आवर्स को एक्चुअल आवर्स को। उसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या देखोगे परसेंटेज निकाल के। एफिशिएंसी में समझ में आता है, एक्टिविटी में समझ आता है किस एक्टिविटी लेवल पे काम हो रहा है, कैलेंडर में समझ आता है दिनों के हेरा फेरी से कितना % का फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद तो करनी ही पड़ेगी ही, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये 6 फॉर्मूले ही मैंने पूरे आपको कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूले नहीं रटवाए हैं, कोई नहीं रटवाए। यहाँ पर भी एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैलेंडर के लिए नहीं बोल रहा, वो तो समझ में आ जाएगा। ये 3 रेशो रटने पड़ेंगे तो पड़ेंगे, बस बात खत्म। और मैंने पूरा कॉस्टिंग में आपको कुछ खास रटवाया नहीं, सब कुछ समझाया ही है, ऑलमोस्ट 99%। तो बजट का जो है 1 क्लास और होगी, उसमें और क्वेश्चंस करेंगे और इलस्ट्रेशंस करेंगे। तब तक आप इसी को रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।